हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। इससे पहले हम जनसंख्या के सिद्धांत में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आपने पढ़े हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। और ये है अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। इसमें हम अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके प्रतिपादक, यह सिद्धांत 1924 में एडविन कैनन ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने दिया। देश की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत का अध्ययन कहता है कि जनसंख्या वृद्धि लाभदायक या हानिकारक उस जनसंख्या को अनुकूलतम जनसंख्या कहेंगे जो देश की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। यानी किसी भी देश की जनसंख्या लाभदायक या हानिकारक ये निश्चित करेगा कि वह उस देश के अनुकूल हो, उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल। और अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की मान्यताएं क्या है? इसकी 3 मान्यताएं हैं। जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है उसी अनुपात में कार्यशील जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। यानी अगर जनसंख्या बढ़ती है तो कार्यशीलता भी बढ़ती है। दूसरा है, यदि श्रमिक का उत्पादन बढ़ता है तो प्रत्येक व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाती है, और यदि श्रमिक औसत उत्पादन में कमी आ जाती है तो परिणाम स्वरूप प्रति आय भी घट जाती है। तीसरा है, यदि किसी समय विशेष में जनसंख्या में वृद्धि हो जाए तो प्राकृतिक साधनों, पूंजी, तकनीक में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब एक चार्ट है, इसके द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत क्या है। तो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत कहता है कि अगर पॉपुलेशन, जनसंख्या भी और रिसोर्स जो साधन है वो बराबर है तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो अधिक होगी। यानी प्रति व्यक्ति आय जो है अधिक होगी। तो इससे क्या है, ये अनुकूलतम जनसंख्या है। यानी इसमें पॉपुलेशन जो जनसंख्या है उसकी आय में वृद्धि रहेगी। और यदि पॉपुलेशन अधिक है और जो रिसोर्सेज कम है तो ये अत्यधिक जनसंख्या है, यानी ओवर पॉपुलेशन। इसमें जो है प्रति व्यक्ति आय घट जाएगी। और ये जिसमें कम अंडर पॉपुलेशन में पॉपुलेशन तो कम है लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, साधन, वो अधिक रहेंगे। तो इससे भी प्रति व्यक्ति आय बनी रहेगी अधिक से अधिक। यानी अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत कहता है कि प्रति व्यक्ति आय अधिक उत्पादन हो, यानी प्रति व्यक्ति आय की आय हो अधिक से अधिक हो तो जनसंख्या अनुकूल है। अब हमारा अगला पॉइंट है कि अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत संबंध में डाल्टन का विचार। तो डाल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिक से अधिक प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है। यानी जिसमें जो व्यक्ति को है प्रति व्यक्ति आय है वह अधिक से अधिक हो, यानी वह व्यक्ति धन अधिक कमाए। डाल्टन ने अनुकूलतम जनसंख्या का मापदंड अधिकतम प्रति व्यक्ति आय है। यानी डाल्टन ने बताया कि अधिकतम जो व्यक्ति कमाता है तो उसके अनुसार जनसंख्या अनुकूल है। अनुकूलतम जनसंख्या के संबंध में रॉबिन्स के विचार। तो रॉबिन्स के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम उत्पादन को संभव बनाती है। यानी अगर जनसंख्या बढ़ती है तो वह कार्य करती है जिससे उत्पाद अधिक होते हैं। ऐसा रॉबिन्स महोदय का कहना है कि इससे वह जनसंख्या अनुकूल रहती है। और रॉबिन्स ने प्रति व्यक्ति आय के स्थान पर अधिकतम कुल उत्पादन को महत्व दिया। तो ये रॉबिन्स महोदय और डाल्टन महोदय का विचार है। अब रॉबिन्स के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या उस बिंदु पर होगी जहाँ की सीमांत उपभोगी इक्वल टू सीमांत आय। यानी जब जो साधन को भोगने वाले हैं वो और जो साधन है उससे हमें आय क्या मिलता है, उत्पाद क्या मिलता है, अगर जो बराबर है तो अनुकूलतम जनसंख्या है। हमारा अगला पॉइंट है अनुकूलतम जनसंख्या के संबंध में डाल्टन तथा रॉबिन्स के दृष्टिकोण में अंतर। तो डाल्टन महोदय ने कहा कि व्यक्ति तथा आय के संदर्भ में अनुकूलतम जनसंख्या की व्याख्या की। यानी उन्होंने व्यक्ति और आय के विषय में बात की। और रॉबिन्स महोदय ने समाज तथा औसत सामाजिक उत्पादन से संबंधित किया अनुकूलतम जनसंख्या को। दूसरा पॉइंट है
डाल्टन के अनुसार किसी देश की जनसंख्या उस अनुकूलतम बिंदु पर पहुंच जाती है जबकि उस देश में प्राकृतिक साधनों, उत्पादन प्रविधि तथा पूंजी से अधिक व्यक्ति आय अधिकतम हो जाती है। यानी जब साधन जो है उससे अधिक जब आय हो जाती है प्रति व्यक्ति तो वो हो जाती है अनुकूलतम जनसंख्या डाल्टन के अनुसार। और रॉबिन्स के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या जब प्रति व्यक्ति उत्पाद अधिक हो जाते हैं तो हो जाता है अनुकूलतम जनसंख्या। दूसरा, जनसंख्या का अनुकूलतम बिंदु तथा अन्य आर्थिक तत्वों से संबंध। तो डाल्टन महोदय के अनुसार ये अनुकूलतम बिंदु का अध्ययन अन्य आर्थिक तत्वों के संदर्भ में नहीं करते हैं, यानी उन्होंने अनुकूलतम बिंदु पर आर्थिक तत्वों के विषय में अध्ययन नहीं किया, यानी अन्य तत्वों के विषय में। और रॉबिन्स ने उपभोग से संबंधित किया। दूसरा है डाल्टन के अनुसार जब अनुकूलतम जनसंख्या आ जाए तो जन्म दर इतनी हो जानी चाहिए कि जनसंख्या प्रतिस्थापित होती है। और रॉबिन्स के अनुसार इस संदर्भ में रॉबिन्स का मत है कि आर्थिक तत्वों से कि जब तक सीमांत उत्पादन व सीमांत उपभोग नहीं हो जाता तब तक जनसंख्या वृद्धि उचित है। तीसरा पॉइंट है, इस संबंध में डाल्टन का अधिकतम प्रति व्यक्ति आय का विचार अधिक व्यवहारिक है। यानी जो डाल्टन महोदय हैं उन्होंने प्रति व्यक्ति आय के बारे में ही विचार व्यक्त किया था और रॉबिन्स ने जो है प्रति व्यक्ति उत्पादन पर बात की। यदि देश में प्रत्येक व्यक्ति काम पूर्ण ढंग से रोजगार में लगा है तब अति जनसंख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रॉबिन्स महोदय का विचार है। अगला पॉइंट है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की तुलना माल्थस के सिद्धांत से। तो जो पहला पॉइंट है, माल्थस ने अपनी जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत जनसंख्या का संबंध खाद्य सामग्री से स्थापित किया, जबकि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत जनसंख्या का संबंध कुल उत्पादन से स्थापित किया गया। यानी जो माल्थस महोदय ने वो खाद्य सामग्री से जनसंख्या की तुलना की और अनुकूलतम जनसंख्या में कुल उत्पाद से उसका संबंध स्थापित किया गया। दूसरा पॉइंट है, माल्थस ने जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि को हानिकारक बताया है, जबकि माल्थस के इस दृष्टिकोण में कैनन ने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह के साथ उसका हाथ भी होता है। यानी जो कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वह काम भी करता है, यानी वह हाथ और पैर के मुंह के साथ पैदा होता है, कैनन महोदय का कहना है। और हमारा तीसरा पॉइंट है, अति जनसंख्या का मानदंड। माल्थस ने बताया कि अति जनसंख्या के सूचक प्राकृतिक प्रकोप जैसे महामारी, भूखमरी, अकाल, बाढ़ आदि की अधिकता है। और अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत उद्देश्यों के अनुसार किसी देश की जनसंख्या उस समय अति जनसंख्या कहा जाएगा जब प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आ जाएगी। यानी जब व्यक्ति की आय जो है यानी इनकम है, जो व्यक्ति कमा रहा है, अगर वह उसमें गिरावट आ जाए प्रति व्यक्ति में तो उनके अनुसार वह जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या के अनुसार ये अति जनसंख्या है। चौथा है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रित करने के अनेक उपाय माल्थस ने बताए, जैसे कि संयम का पालन, ब्रह्मचर्य जीवन, पवित्र जीवन, देर से विवाह करना इत्यादि। इसका हम लोग वीडियो पढ़ चुके हैं, आप लोग माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ लेंगे तो ये अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार उपयुक्त आय से जनसंख्या की वृद्धि नहीं रुक जा सकती यदि अति जनसंख्या होने पर प्रत्येक व्यक्ति आय बताती है। यानी माल्थस महोदय ने कहा कि अगर जनसंख्या को कम करना है तो उसमें संयम, व्यक्ति में संयम हो, ब्रह्मचर्य हो, तो इन्होंने जो नैतिक संयम है उसको ज़्यादा महत्व दिया माल्थस महोदय ने। जबकि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत में कहा गया कि अगर कितनी भी जनसंख्या अगर प्रति व्यक्ति आय जो है वो अधिक है तो वह जनसंख्या अनुकूल है उस देश के। पांचवा है, देश की जनसंख्या। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो है जनसंख्या की मात्रा सिद्ध नहीं करता। जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है वह जनसंख्या की मात्रा सिद्ध नहीं करता, जबकि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि जिस बिंदु पर देश की जनसंख्या से अधिक प्रति व्यक्ति आय मिले वह जनसंख्या अनुकूल है। इस बिंदु से अधिक या कम जनसंख्या होने से प्रति व्यक्ति आय घटेगी। यानी जब जनसंख्या जो है वह
जनसंख्या की आय जो है अधिक है तो वह अनुकूल है। अगर उस जो पॉइंट है अनुकूलतम की उससे अगर जनसंख्या में कोई उसके आय में गिरावट आए तो वह जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या के अनुसार वह गलत है। 6वां है क्रियाशीलता। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत अति जनसंख्या वाले देशों पर ही लागू होते हैं, जबकि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत अधिक जनसंख्या कम जनसंख्या दोनों ही प्रकार के देशों पर लागू होते हैं। यानी माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या बढ़ेगी तो प्राकृतिक अवरोधक आएंगे या फिर हम कृत्रिम संयम को अपना सकते हैं, जबकि माल्थस अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत में कहा गया कि अगर अधिक जनसंख्या बढ़ेगी तो अगर आय अधिक है तो जनसंख्या बराबर है, अगर आय कम है इनकम तो जनसंख्या अनुकूल नहीं है। अब अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना, जिसमें पहला है जनसंख्या क्यों तथा कैसे बढ़ती है ये स्पष्ट नहीं किया गया है, और दूसरा है अनुकूलतम बिंदु का पता लगाना कठिन है, यानी जो अनुकूल है जो जनसंख्या या आय इसको पता लगाना बहुत ही कठिन है। तीसरा है इस सिद्धांत की मान्यता सही नहीं है, यह सिद्धांत मान लेता है कि कार्यशील जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है जबकि उसका अनुपात परिवर्तनशील है। चौथा पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय अधिक से अधिक हो किंतु यह देश के कल्याणकारी उद्देश्यों एवं चरित्र निर्माण के संबंध में कुछ नहीं बताता है। यानी जो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत ने सब सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय की बात की है, लेकिन उस देश के उद्देश्य कल्याणकारी उद्देश्य और चरित्र की बात नहीं की है उस व्यक्ति की। हमारा 5वां पॉइंट है इस सिद्धांत के अनुसार केवल अधिक से अधिक राष्ट्रीय आय की ओर या अधिकतम प्रति व्यक्ति आय की ओर संकेत किया गया, लेकिन यह देखा गया कि देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बाद भी जनसंख्या का एक भाग गरीबी के नीचे जीवन यापन कर रहा है। यानी अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत ने प्रति व्यक्ति आय की ही बात की है, फिर भी जो है बहुत सारे देशों में ऐसा है कि इनकम ज़्यादा है फिर भी उसमें गरीबी है। होप ये हमने आज अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत पढ़ा है। होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प किया हो, आपको इससे हेल्प मिला हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।